बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश कीज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपकी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीए के अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, मास्टर्स के अंदर भी आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं एनटीएस के अंदर, नेट गेट के अंदर और इवन सीएसएस पीएमएस के अंदर भी आपको कॉम्प्रीहेंशन जो है वो पेपर में आती है और आपको बड़े टेक्निकल तरीके से उसको सॉल्व करना होता है, वरना आपके उसमें से अच्छे नंबर नहीं आते। तो हम सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन का जो पेपर होता है उसका हम सीक्वेंस डिस्कस करेंगे, उसका लेआउट डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपने वहाँ पे करनी है और वो चीज़ें भी बताऊंगा कि जिनका आपने ख्याल रखना है, जो काम आपने नहीं करने। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है जो कि अनसीन होता है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा हुआ था। हो सकता है आपने वो पैराग्राफ पढ़ा भी हुआ हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो कॉम्प्रीहेंशन आती है वो एक अनसीन पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ के आखिर में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। वो क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और अगर वो शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि उसमें 3 क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसका आंसर एज इट इज पैराग्राफ के अंदर मौजूद होता है और 1 या 2 क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे गए होते हैं कि जिसमें आपने अपना व्यू पॉइंट देना होता है उस पैराग्राफ के हवाले से, या उस पैराग्राफ के अंदर जो बात की गई है उसमें से आपने अपनी तरफ से एक आंसर लिखना होता है, लेकिन उस पैराग्राफ की बाउंड्री के अंदर रहते हुए। ऑलराइट, तो ये तो हो गया कि कॉम्प्रीहेंशन का आपका पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अब आपने कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन आंसर्स को देखना है। यानी आपके सामने जब पैराग्राफ आ गए तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जब वो क्वेश्चन आंसर्स पर जाते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर उस पहले क्वेश्चन को ढूंढने के लिए दोबारा पैराग्राफ में जाते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको ढूंढने के लिए पैराग्राफ में जाते हैं। तो ये आपने नहीं करना, आपने अपना टाइम सेव करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर्स को देखें, उसके बाद जैसे ही आप पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, दूसरा क्वेश्चन भी होगा, तो आपको जैसे ही उसका आंसर मिलेगा आप फौरन वहां पे रुक जाएंगे। तो आपने इस तरीके से पहले क्वेश्चन आंसर्स को देखें, उसके बाद उस पैराग्राफ को देखें, उस पैराग्राफ को एक दफा रीड करें, ठीक है। और रीड आपने किस तरीके से करना है, फास्ट रीडिंग, यानी आपने वहां पे बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और आप जो है वो प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो पहले आपने क्वेश्चन आंसर्स को देखना है, उसके बाद आपने पैसेज की तरफ जाना है। नंबर 2 आपने क्या करना है कि आपने फास्ट रीडिंग करनी है, आपने तेजी के साथ उसको पढ़ना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने नहीं पढ़ना। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप को टेक्स्ट में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जब उसने आपसे जो क्वेश्चन आंसर्स पूछने हैं वो इतने इजी क्वेश्चन नहीं होंगे। यानी अगर कायदे-ए-आज़म के बारे में पैराग्राफ है तो वो आपसे कायदे-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेगा, इतने इजी क्वेश्चंस आपसे वो नहीं पूछेगा। तो आपने अपने आप को टेक्स्ट के साथ क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, टेक्स्ट को आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अब टेक्स्ट को आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके लिए आप जो ट्रिक्स यूज कर सकते हैं वो ये है कि आप की वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं। उसके अंदर जो की वर्ड्स आती हैं, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट अगर किसी की कोई सेइंग आ गई है, किसी की कोई उसमें कोटेशन आ गई है, तो वो उसमें जो की वर्ड्स हैं उनको आप क्या करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर बीच में कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया है या कोई कॉम्प्लेक्स लाइन आ गई है जो आपको लगता है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से उस तरीके से नहीं समझ पा रहे, तो उसको आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करके उसको समझने की कोशिश करें कि ये जो एक इतना लंबा सेंटेंस है इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या की जा रही है या इसका मतलब क्या बनता है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ में मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे होते हैं कि जिसका मतलब नहीं पता होता, या उस एक वर्ड की वजह से हम क्या करते हैं, वहां पे स्टक हो जाते हैं और हम आगे नहीं निकल पा रहे होते, तो उसका आसान सा हल ये है कि आप एजुकेटेड गैस लगाएं, ठीक है। यानी उस वर्ड को आगे पीछे देखने की कोशिश करें कि यहां पे इस वर्ड का मतलब क्या बन सकता है, ठीक है। और जो मेन आइडिया है पैराग्राफ का उसको हमेशा माइंड में रखें, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपने खुद से करने होंगे, तो वो नॉर्मली वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मेन आइडिया के साथ, उस पैराग्राफ की मेन थीम के साथ रिलेटेड होते हैं, जिसके बिहाफ पे आपने वो 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो ये तो वो काम हो गया जो आपने करने हैं, जिसके बिहाफ पर आप बड़ी आसानी के साथ कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं उन चीज़ों की तरफ जो आपने नहीं करनी, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, जिसकी वजह से आप स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कॉम्प्रीहेंशन मुश्किल लगती है। तो सबसे पहले नंबर पर तो चीज़ यह है कि आपने उसको मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करनी, पैराग्राफ को रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। नंबर 2 आपने ये क्या करना है कि आपने जिस तरह पहले मैंने बताया कि रीडिंग पहले करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाना, तो ये काम भी आपने नहीं करना। पहले आपने क्वेश्चन आंसर्स रीड करने हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, पैराग्राफ की रीडिंग की तरफ जाना है।
तो पहले रीड करना फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ जाना, ये काम आपने नहीं करना। उसके बाद आपने वोकैबुलरी के साथ स्टक नहीं होना। अगर उसमें कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा, किसी वर्ड के आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो आपने वहां पे स्टक होकर नहीं बैठ जाना, बल्कि आपने आगे की तरफ पैराग्राफ में मूव करते जाना है। उसके बाद आपने सेल्फ गेस नहीं लगाना। जैसे मैंने यहां पे कहा कि एजुकेटेड गेस आप लगा सकते हैं, लेकिन सेल्फ गेस यानी कि खुद से अपनी तरफ से अंदाजा लगा के अपनी तरफ से मीनिंग निकालने की आपने टेक्स्ट में से कोशिश नहीं करनी। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें ना कुछ ट्रिगर वर्ड्स होते हैं। ट्रिगर वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे पोल्यूशन के ऊपर ऐसे आया है, तो पोल्यूशन के ऊपर जो ऐसे आया हुआ होगा या एक पैराग्राफ आपको दिया हो गया, उसमें हो सकता है कि पोल्यूशन से रिलेटेड ही कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए हों जो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन के आंसर के साथ उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आमतौर पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं और स्टूडेंट्स की कॉम्प्रीहेंशन कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए इस तरह के ट्रिगर वर्ड्स उसमें डाले हुए होते हैं। तो आपने ट्रिगर वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपने आंसर को कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि आपको लग रहा होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो पैराग्राफ के अंदर ये लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 5 तक ये जो लाइंस बनती हैं ये सारी की सारी उसका आंसर बनती हैं। वो बनती होती हैं आंसर, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन आपने कभी भी एग्जैक्ट पैराग्राफ से लाइंस को आपने पेस्ट नहीं करना। उसको पैराफ्रेज कर दें, उसको अपनी अल्फाज में लिख दें, अपने अपने अंदाज से लिख दें, लेकिन कभी भी उसको आपने जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना। और दूसरी बात यह है कि आपने कभी भी ये नहीं समझना कि इस पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ आपको दिया गया है तो इसके आखिर में जो क्वेश्चंस हैं, आपने कभी भी ये नहीं समझना कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आउट ऑफ द पैराग्राफ आएंगे। पैराग्राफ जो आपको दिया गया होगा उसी पैराग्राफ में से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड रूल होता है पेपर सेट करने का। तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि इसका आंसर शायद कहीं बाहर से आएगा या इस क्वेश्चन का आंसर जो है उसका इस पैराग्राफ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस कंफ्यूजन में आपने कभी भी नहीं रहना। जो क्वेश्चन आएंगे वो पैराग्राफ में से ही आएंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद इन द पैराग्राफ इनके आंसर मौजूद होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपने उसी पैराग्राफ के टेक्स्ट से मदद लेते हुए जिसके आंसर आपने क्या करने होंगे, खुद देने होंगे। जैसे अगर कोई एडम स्मिथ का कोई पैराग्राफ आपको दिया गया है या कायदे आज़म की कोई स्पीच दी गई है, तो आखिर में ये एक तो ये होगा कि 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उसी पैराग्राफ में से ही पूछे गए होंगे, उसी स्पीच में से ही पूछे गए होंगे। आखिर में 1, 2 क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि आप इस स्पीच के साथ एग्री करते हैं या नहीं, या इस स्पीच के अंदर जो एजुकेशन के हवाले से कायदे आज़म ने बात की है आपका उसके बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको पैराग्राफ दिया गया हो कायदे आज़म की स्पीच पे और आपसे नीचे क्वेश्चंस में कूलम्स लॉ पूछ लिया जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कभी भी नहीं पूछे जाते। तो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सबसे पहले पैराग्राफ रीड करके फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ नहीं जाना। ये 2 मेन ट्रिक्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आप बड़ी आसानी के साथ पूरे नंबर ले सकते हैं। दर हकीकत किसी भी लंबी बात को जब आप मुख्तसर अंदाज में लिखते हैं तो उसको समरी कहा जाता है। उर्दू में आप इसको खुलासा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको समरी कहते हैं। तो आज हम बुक की समरी लिखना, ऐसे या जो आपका लेसन होता है इंग्लिश की बुक के अंदर उसकी समरी लिखना और पोएम की समरी लिखना आज हम सीखेंगे। तो मैं आपको समरी का ओवरऑल पैटर्न भी बताऊंगा, समरी की खुसूसियात भी बताऊंगा कि व्हाट आर द बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ अ समरी। एक अच्छी समरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और हम ये 3 चीज़ें जो हैं इनकी समरी लिखना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समरी होती क्या है। समरी दर हकीकत एक लेंथी टेक्स्ट, एक लंबे टेक्स्ट की एक बहुत ही मुख्तसर कहानी होती है, उसका मुख्तसर खुलासा होता है। खुलासा आपने लफ्ज़ सुना होगा जो समरी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उसका मक्खन निकालना है आपने, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपने बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही कंप्लीट वे में आपने लिखना होता है। अब समरी की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो समरी आपकी ब्रीफ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। वो बेशक हो सकता है आप 1000 पेजेस की बुक है जिसकी आप समरी लिख रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो कि आपकी समरी जो है वो 1500 पेजेस पे चली जाए, या एक पोएम है जिसके 3 स्टैंजाज हैं जिसकी 15 लाइंस बनती हैं तो आपकी समरी जो है वो 30 लाइंस पे चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो समरी ब्रीफ होनी चाहिए आपकी, लेकिन साथ ही साथ वो कंप्लीट भी होनी चाहिए कि वो टेक्स्ट के अंदर जितनी भी बातें हैं उन सारी बातों को वो क्या कर रही हो, कवर कर रही हो। साथ ही साथ वो कंसाइज भी होनी चाहिए कि उसके अंदर रेपिटेशन ना हो, उसके अंदर कोई भी बात आप बार बार ना कर रहे हों, और साथ ही साथ वो क्या होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी गलती
सेंटेंस के लेवल पे, स्पेलिंग के लेवल पे, ग्रामर के लेवल पे, आइडिया के लेवल पे, मीनिंग के लेवल पे, किसी भी लेवल पे उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने अपनी कोई भी पर्सनल ओपिनियन उसमें नहीं देनी होती। जो बातें उस टेक्स्ट के बारे में, वो बेशक ऐसे है, कोई बुक है, कोई आप पोएम है जिसकी आप समरी लिख रहे हैं, तो उसके बारे में जो हकीकत है वही आपने बयान करनी है। अपनी तरफ से आपने कोई पर्सनल ओपिनियन जो है वो समरी के अंदर नहीं देनी होती। वो बातें आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर करते हैं, जिस पे हम किसी दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने जो डायरेक्ट कोटेशंस हैं बुक में से या ऐसे में से या पोएम में से, वो आपने कोशिश करनी है कि वो आप उसमें ना शामिल करें। यानी बहुत ज़्यादा कोटेशंस उसके अंदर आपने नहीं शामिल करनी कि अगर एक पोएम है जिसके अंदर 7 स्टैंजाज हैं या उसके अंदर 20 लाइंस हैं, तो आप हर लाइन में से अगर एक एक कोटेशन उठाना शुरू कर देंगे तो वो तो गोया कि आपने पूरी की पूरी पोएम ही दोबारा लिख दी है। ऐसा आपने नहीं करना। और अगर आपको कोटेशंस यूज़ करना पड़ती हैं तो आप उसके लिए कॉमास यूज़ करें, कॉमास के अंदर आप कोटेशंस को दें। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप उसके लिए एक डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो आप जो कोटेशन है उसको आप ब्लैक में लिख लें। तो ये तो हो गया समरी का एक ओवरऑल सा स्ट्रक्चर के किस तरीके से होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बुक की समरी कैसे लिखनी है, ऐसे की या किसी लेसन की आपने समरी कैसे लिखनी है, और आपने पोएम की समरी कैसे लिखनी है। अगर आप किसी किताब की समरी लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है कि वो जो बुक जिसकी आप समरी लिख रहे होंगे वो डिफरेंट सेक्शंस में होगी। उसके 10 सेक्शंस हो सकते हैं, 15 सेक्शंस हो सकते हैं, उसके डिफरेंट चैप्टर्स हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि 1 to 3 सेंटेंसेस फॉर ईच सेक्शन। अगर उसमें चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर की आपने जो समरी लिखनी है वो 1 से 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर चैप्टर 60-70 पेजेस पे है और बहुत बड़ी किताब है तो फिर आप इसको एक्सीड कर सकते हैं, वरना जो है वो आपका अगर जो है वो 10-15 पेजेस का एक चैप्टर है तो उसकी आप 1 से 3 सेंटेंसेस के अंदर कोशिश करें कि उसकी आप समरी दे दें। और अगर उसके 10 चैप्टर्स हैं तो इस तरीके से आपकी जो है वो यानी कि 60-70 लाइन्स की आपकी जो है वो समरी बन जाएगी 2-2.5 पेजेस की। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं समरी को, और आप डिफरेंट पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एक बुक है जिसके पहले 4 चैप्टर मिलते जुलते हैं और उसके बाद अगले 4 चैप्टर्स मिलते जुलते हैं और उसके बाद 3 चैप्टर्स हैं जो मिलते जुलते हैं, जिनका जो अंदाज़े बयान है वो मिलता जुलता है, जिनका मौजू या जिनका सब्जेक्ट मिलता जुलता है, तो आप क्या कर सकते हैं उनको पैराग्राफ की फॉर्म में 2 से 3 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, वरना आप एक पैराग्राफ के अंदर पूरी बुक की समरी भी आप दे सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ऐसे की तरफ। ठीक है, अब ऐसे हो सकता है या कोई लेसन हो सकता है आपकी बुक का जिसकी आपको समरी लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ इवेंट्स कि जो समरी जो आपके सामने चैप्टर है या ऐसे है या कहानी है जिसकी आप समरी लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें कितने इवेंट्स हुए हैं। उसमें 4 इवेंट्स हो सकते हैं, उसमें 5 इवेंट्स हो सकते हैं। इवेंट से मुराद है कि उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं, उसके अंदर जो मोटे मोटे आइडियाज़ हैं, उनको आपने काउंट कर लेना है। एंड यू हैव टू राइट 1 to 2 सेंटेंसेस फॉर ईच इवेंट। अगर उसके अंदर 4 मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, 5 मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, हर इवेंट के लिए 1 से 2 सेंटेंसेस लिखें। उसका स्टार्ट्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें उस ऐसे का, इसका ऑथर कौन है, ये ऐसे अगर आपको उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन पता है तो वहाँ से आप स्टार्ट कर लें। और जो बॉडी है, ये मैं आपको बॉडी के मुतालिक बता रहा हूँ, उसमें आपने क्या करना है, हर इवेंट के बारे में आप 1 से 2 सेंटेंसेज लिख लें। आपकी 1 पेज की, आधे पेज की आपकी समरी जो है वो तैयार हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 पेजेस पे ऐसे होता है उसकी। अगर आप 1 पेज की समरी लिख लेते हैं या 1 पेज से थोड़ी सी कम भी हो समरी तो दैट इज़ फाइन। उसके बाद हम आते हैं पोएम की तरफ। पोएम में आपने क्या करना है कि यू हैव टू राइट 1 to 2 सेंटेंसेस फॉर ईच स्टैंजा। 3 स्टैंजाज होंगे, 4 स्टैंजाज होंगे, तो आपने हर स्टैंजा को 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, उसको आपने समराइज करना है। ठीक है, उसकी आपने जो ब्रीफ, कंप्लीट, कंसाइज एंड एरर फ्री आपने उसकी जो समरी देनी है वो आप 1 से 2 सेंटेंसेस में दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट 3 to 4 सेंटेंसेस अबाउट द थीम। हर पोएम की कोई ना कोई थीम होती है, वो रोमांटिसिज्म हो सकती है, वो कोई भी थीम हो सकती है, नेचर हो सकती है, लॉन्लीनेस हो सकती है, पैसिमिज्म हो सकती है। हर पोएम की कोई ना कोई एक थीम होती है, कोई ना कोई उसके पीछे एक सेंट्रल आइडिया होता है। तो उस सेंट्रल आइडिया के ऊपर आपने 3 से 4 सेंटेंसेस लिखने हैं कि ये नज़म है किस बारे में। उसके बाद आप 1 से 2 सेंटेंसेस अबाउट द पोएम
और अबाउट द पोएट लिख सकते हैं। इसको यहाँ से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं अपनी पोएम को कि दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दिस पोएम वाज रिटन इन सो एंड सो ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर उस पोएम के बारे में या आप पोएट के बारे में कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्री, तो इस तरीके से आप जो है वो इंट्रोडक्शन में 1 से 2 सेंटेंसेस पोएम के बारे में या पोएट के बारे में आप दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है समरी लिखने का। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप बड़ी आसानी के साथ अपने लेसन्स को जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो उसकी अगर आप समरी लिख लेंगे तो आपके पास जो है वो बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में नोट्स बनते जाएंगे। और अगर आप पेपर में बैठे हुए हैं और आपने समरी लिखनी है ऐसे की या पोएम की या बुक की, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे नंबर के साथ अपनी समरी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस 1 में आप सबको खुशामदीद। हमारा प्लान इस तरीके से है कि हमने 20 प्रैक्टिसेस करनी हैं अनसीन पैसेजेस की, यानी कि पैसेज हम लोग एक सेलेक्ट करेंगे और उस पैसेज में से खुद ही क्वेश्चंस बनाएंगे जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस का हम आंसर जो है वो भी हम सॉल्व करेंगे। और इस तरीके से जब हम 20 लेक्चर्स आप इस तरीके से अटेंड कर लेंगे तो उसके बाद आपको आपके एग्जाम्स के अंदर कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज आता है अनसीन, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9th क्लास से लेकर BA तक और NTS के जो स्टूडेंट्स हैं जो MD कैट देना चाहते हैं, मतलब जहां जहां पर भी आपकी कॉम्प्रीहेंशन आती है ये पैसेजेस जो हैं ये आपको वहां पर हेल्प आउट करेंगे। तो हमारी जो प्रैक्टिस 1 है इसमें मैंने जो पैसेज लिया है ये 9th क्लास के की जो इंग्लिश का चैप्टर 1 है उसके उस चैप्टर 1 में से मैंने एक पैसेज लिया है और इस पैसेज में से खुद ही मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूं कि आपने किस तरीके क्या करना होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के 2 ही तरीके हैं, ठीक है, 2 ही मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा, अब पैसेज को क्वेश्चंस को पहले देखकर पैसेज को पढ़ने का क्या होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करें। जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिले आप उसको सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, फिर पैसेज को पढ़ें, फिर 3 को देखें। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले पैसेज को डिटेल के साथ पढ़ लें और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाएं। फिर क्योंकि पहले आपने एक दफ़ा पैसेज पढ़ लिया है तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लिक करेगा कि इसका आंसर आपको कहाँ पर पैसेज में मिला था, तो वहाँ पे जाएं, उस आंसर को आप देखें। और एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना होता है वो ये है कि आपने पैसेज में से एग्जैक्ट लाइंस उठाकर नहीं लिखनी होती, ठीक है। आपने क्या करना होता है उसको अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में आपने उसको बेशक अगर वही लाइंस भी आप लिखते हैं तो उसमें से जो वर्ड्स हैं उनके आप उनको चेंज कर लें, उसके साइनोनिम्स आप लेकर आ जाएं, लेकिन आपका थोड़ा सा लगना चाहिए कि आपने आंसर जो है वो खुद से लिखा है। अच्छा, अब जो पहला पैसेज है इसको हम पढ़ते हैं। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. Every year a fair was held for poetical competitions at Ukaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, "I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwa. One day when he was in the cave of Hira,
हजरत जिब्राइल केम एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अब ये पैसेज है, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है दैट इज जो कि आपके पेपर्स में भी आता है, दैट इज राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। अब इसके अगर हम टाइटल की बात करें तो इसके लाजमी नहीं है कि आप एक ही टाइटल होता है, दो टाइटल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इसका टाइटल दे सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेवियर ऑफ मैनकाइंड, या सिचुएशन ऑफ अरेबिया एट द अराइवल ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप इसका टाइटल दे सकते हैं। अब इसकी समरी आप लिखेंगे, दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन ऑफ अरेबिया व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम claimed the oneness of Allah. Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah, an important city in Arabia. Arabia was a beautiful land full of imagination and poetic attraction. The people of Arabia were very eloquent and had remarkable memory. When Prophet sallallahu alaihi wasallam arrived, the Arabian people were living a life of ignorance. अब देखें समरी किस तरह से लिखी जा रही है कि जैसे जैसे ऊपर पैराग्राफ्स हैं, आप तीन चार लाइंस जो हैं उनको कन्वर्ट करके उनका मतलब आप एक तरह से कह लेना कि उनका खुलासा आप एक लाइन में बता दें। और इस तरीके से अगर आपके पास 50 लाइनों का पैसेज है तो आप उसकी 10 से 15 लाइनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी समरी लिख सकते हैं। द पीपल ऑफ अरेबिया वर वेरी इलोक्वेंट एंड हैड रिमार्केबल मेमोरी। व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइव्ड, द अरेबियन पीपल वर लिविंग अ लाइफ ऑफ इग्नोरेंस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्टोर्ड द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एट द एज ऑफ 38, यहाँ पे 35 मैंने लिख दिया, 38, he used to spend most of his time in the cave of Hira, where he would think about the solutions to the ongoing evils in the society. One day Gabriel came with the message of Allah, which became the start of his prophethood. तो ये इसकी समरी हो गई। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, that is what kind of land Arabia is. So Arabia is a land of remarkable beauty with trackless deserts, dazzling sun and starry nights. Arabia has been a place of imagination and fascination for travelers for a very long time. Arabia is full of extraordinary beauty. उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है कि what did Prophet sallallahu alaihi wasallam, how did Prophet sallallahu alaihi wasallam spend his days when he was 38, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज मुबारक, उम्र मुबारक जो थी वो 38 साल थी, तो वो अपना वक्त कैसे गुजारते थे। When Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was of 38 years, he used to spend most of his time in solitude and meditation. He used to go to the cave of Hira and spend days there thinking about his creator and how he could eradicate the evils that were getting strong in the society. फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि what do you learn about the people of Arabia from the passage, कि इस पैसेज से आपको अरेबिया के लोगों के बारे में क्या पता चलता है। सो आंसर इसका ये हो सकता है कि द पीपल ऑफ अरेबिया वर वेरी इलोक्वेंट एंड इंटेलिजेंट, दे हैड कीन इंटरेस्ट इन पोएट्री, दे हैड रिमार्केबल मेमोरी। ऑन द ओकेजन ऑफ उकाज फेस्टिवल, Hamad, a famous poet from Arabia, told Caliph Walid bin Yazid that he can recite hundreds of verses from each letter of alphabet. From this, we can understand the level of their memory and brilliance. उसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है कि what was the condition of society when Prophet sallallahu alaihi wasallam arrived? So when Prophet sallallahu alaihi wasallam arrived, Arabia was at the verge of destruction. Verge का मतलब किनारा, कि तबाही के दहाने पर आ चुकी थी जो तहजीब थी अरेबिया की। The civilization was about to collapse and people were killing each other for minor issues. The society was corrupt and without any moral standards. It was a time of chaos and terror. उसके बाद एक क्वेश्चन आपका इसमें से आता है साइनोनिम्स का, यानी कि कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए होते हैं और उसके आपने मीनिंग्स लिखने होते हैं। तो 4 वर्ड्स मैंने इसमें से अंडरलाइन किए। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है स्पेशली, डैजलिंग का मतलब होता है ब्राइट चमकदार, सॉलिट्यूड का मतलब होता है लॉनलीनेस या तन्हाई, और इरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव। तो अगर आपने पिछले 3 जो सेशंस हैं वो अगर आपने नहीं अटेंड किए तो आप उनका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। हमारा प्लान ये है कि हमने 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एटलीस्ट जो है वो 2020 हमने जो कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस हैं उनकी हमने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए और आपको SLO बेस्ड जो एग्जामिनेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो लोग जो BA के स्टूडेंट्स हैं या NTS गैट वगैरह के लिए, आइल्स के लिए कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी करना चाह रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस जो हैं ये इक्वली बेनिफिशियल हैं। वो लोग भी इस पूरी सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन तो सबको पता है कि यही क्वेश्चन होता है कि जिसमें आपने क्या करना होता है, आपने समरी लिखनी होती है और उसका आपने टाइटल देना होता है। तो सबसे पहले मैं पैसेज को पढ़ूंगा और उसके बाद जो है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. Qaid-e-Azam was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. In his Eid message, September 1945, Qaid-e-Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually.
Today, the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges. We have forgotten how much struggle the Muslims have made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work and we are bound to succeed. तो ये एक पैसेज है, इसका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज एंड गिव अ सूटेबल टाइटल. तो अब इसका टाइटल क्या बनेगा, कायद-ए-आज़म एज अ लीडर या कायद्स विजन ऑफ पाकिस्तान. तो इसकी समरी क्या होगी. दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना एज अ लीडर. ही बिलीव दैट एन इंडिपेंडेंट स्टेट विल हेल्प हिज नेशन टू प्रोटेक्ट its identity and integrity. He believed that restoration of Islamic principles is the only way for Muslims to prosper. Prosper का मतलब तरक्की करना. This passage tells us to follow his motto of hard work, dedication and honesty to make our country strong, prosperous and successful. उसके बाद जो second question है that is that what kind of leader Quaid-e-Azam was. तो इसका आंसर यह है कि Quaid-e-Azam was a very visionary and strong leader. He worked hard to get a free homeland for his nation. He believed in Islamic principles and wanted to create an independent homeland for Muslims. क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट वर कायद्स व्यूज अबाउट इस्लाम. कायद-ए-आज़म के इस्लाम के हवाले से क्या नजरियात थे. तो कायद-ए-आज़म वाज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी. ही सेड दैट इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड व्हिच रेगुलेट्स ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ. ही बिलीव्ड दैट इस्लामिक प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड कंप्लीटली टू गेट सक्सेस. उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग नाउ. So according to passage, the biggest challenge that we are facing now is that we have ignored the guiding principle given by our leader. If we want to make our country successful, we should follow the motto of our visionary Qaid, and that is unity, faith and discipline. तो what is the result of neglecting Qaid's motto? ये हमारा 5वां सवाल है. तो इसका जो आंसर है that is that we are facing a number of problems in our country because we have neglected the golden motto of our leader. Our country is facing crisis in economics, science, education and other walks of life because we have ignored the guiding principle provided by our leader. उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है that is write down the contextual meanings of following words. कि जो आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनके आप contextual meanings लिखें. पहला जो वर्ड है that is independent, the second word is formally, the third word is dynamic and the fourth one is reform. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, फ्री. फॉर्मली का मतलब क्या होता है, विद स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के साथ. डायनामिक का क्या मतलब होता है, एक्टिव. ठीक है. एक्टिव का मतलब चुस्त व चालाक, मतलब वो जो रोबोट की तरह जो चालाक होता है वो वाला चालाक नहीं, बल्कि जो हेल्दी एक्टिविटी होती है उसमें जो चालाक का वर्ड होता है यहाँ पर ये मतलब है. उसके बाद रिफॉर्म का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज या किसी चीज़ में इस्लाहात लेकर आना, किसी चीज़ में मुस्बत तब्दीली करने को क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स बोलते हैं. तो आज हमारा 4th सेशन था कॉम्प्रीहेंशन की अनसीन पैसेजेस के हवाले से. इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और 9th क्लास की जो पूरी बुक है उसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम 10th की तरफ आएंगे, फिर फर्स्ट ईयर की तरफ और फिर सेकंड ईयर की तरफ और इसी तरीके से हम आगे की जाने बढ़ते जाएंगे. चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोज़ को, इस पूरी सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ और जो टीचर्स देख रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फैसिलिटेट हो सकें. अपना पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. और इसके साथ ही साथ हमने पोएम्स जो अनसीन स्टैंजाज आते हैं और स्टैंजा में से क्वेश्चंस बने हुए होते हैं तो उसको सॉल्व करना भी हमने स्टार्ट कर दिया है. उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. तो दोनों चीज़ों को आपने लाजमी चेक करना है. जहाँ तक ग्रामर की बात है तो आपकी तमाम जो एग्ज़ाम की जो बोर्ड के एग्जाम्स की जो ग्रामर है और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की जो ग्रामर है उसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको भी आप लाजमी चेक कीजिएगा. तो आज का हमारा जो पैसेज है दैट इज अबाउट पेट्रियटिज्म. पेट्रियटिज्म मींस, पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आंसर्स हम लोग देखेंगे. पेट्रियटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री. अ पेट्रियट
loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are the supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of their values. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and a great patriot. He wanted to protect the values, cultures, and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion. In the history of Pakistan, there are many instances where people laid down their lives for the defense of the country. तो ये पैसेज है, इसकी सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपके कॉम्प्रीहेंशन में वो होता है कि राइट डाउन द समरी ऑफ द गिवन पैसेज एंड गिव अ सूटेबल टाइटल. तो इसका टाइटल जब हमने पूरा पैसेज पढ़ा तो हमें पता चल गया कि इसका टाइटल जो बन सकता है दैट इज लव फॉर कंट्री या इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म. तो समरी जब हम इसके लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म. अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री डज एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट हिज मदरलैंड. इट इज अ प्रेजवर्दी पैशन. लव फॉर मदरलैंड गिव्स इट्स पीपल अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट. पीपल हु लव देयर कंट्री आर ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर देयर लैंड. Quaid-e-Azam was the founder of Pakistan and he worked hard to secure the identity of his nation. He emphasized upon the unity of nation. Patriotism also protects the people when someone tries आएगा यहाँ पे, ठीक है, when someone tries to invade the country. Patriotism must be regarded as one of the highest passions. Second जिसका क्वेश्चन है that is who is ready to sacrifice his life for country. So a man who loves his country is always ready to sacrifice his comfort, property and even life in order to protect and safeguard his country. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what are the benefits of patriotism. So patriotism safeguards identity, integrity, honor and cultural values of nation. Without love of its people, a country cannot exist. Next question है कि what were Quaid-e-Azam's views about patriotism. So Quaid-e-Azam was one of the greatest patriots ever born. He worked hard to free his people from the chains of slavery. He was an amazing nation builder. He wanted to protect the honor and integrity of his people. Next question है that what is the general idea of the passage. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है. सो इस पैसेज का जनरल आइडिया क्या है. दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म. वी लर्न फ्रॉम दिस पैसेज दैट विदाउट पेट्रियोटिज्म अ कंट्री कैन नॉट मेंटेन इट्स पोजीशन ऑन द ग्लोब. उसके बाद जो एक क्वेश्चन आपका होता है वो वोकैबुलरी बेस्ड होता है कॉम्प्रीहेंशन में से. सो यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं. कमेंडेबल, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है. एप्रिशिएबल, काबिल तारीफ. सेफगार्ड का मतलब होता है प्रोटेक्ट. इन्वेजन का मतलब होता है अटैक और डिवोशन का मतलब होता है लव. तो आज हमने सेकंड प्रैक्टिस की. इसी तरीके से हम मिनिमम 20 जो डिफरेंट पैसेजेस हैं अनसीन उसके ऊपर हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम पोएम्स की प्रैक्टिस करेंगे. चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और तीनों प्लेलिस्ट लाजमी चेक कीजिएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं प्रैक्टिस 3 के अंदर. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस के प्रैक्टिस नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद. पिछली दो प्रैक्टिस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. तो हमने बेसिकली एटलीस्ट 20 जो सेशंस हैं वो रखने हैं कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर ताकि आपकी अनसीन जो पैसेजेस आते हैं आपके एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, ताकि उसकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. अब जो कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक पैसेज दिया गया होता है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं जिसमें से जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है और उसमें आपने क्या करना होता है, एक समरी लिखनी होती है और आपने उसका टाइटल देना होता है. तो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की जो जनरल टिप्स हैं वो मैंने एक अलग लेक्चर में दी थी, तो वो 8 मिनट का लेक्चर है, उसको आप जरूर चेक कीजिएगा. उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. तो क्वेश्चन ये होता है कि रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द एंड. तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq, they got furious. The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha rendered useful services in this regard. She prepared food for this journey. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found.
For this service, she was given the title of Zatun Natiqain by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Every night, with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thawr. She took care of the minute, आपने इसको minute नहीं पढ़ना, she took care of the minute details in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. तो ये passage है, इसमें जो first question है that is about giving a title and writing a summary. Write down the summary of the given passage and give a suitable title. तो अब पूरा passage हमने पढ़ा तो इसका title जो बन सकता है Loyalty of Sahaba and Hazrat Asma and her love for Prophet. इन दोनों में से कोई सा एक टाइटल आप इसके लिए दे सकते हैं. अच्छा समरी अगर हम इसकी लिखेंगे तो दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट द लव एंड लॉयल्टी ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हजरत अस्मा वाज डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक एंड सिस्टर ऑफ हजरत आयशा. व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, हजरत अस्मा प्रिपेयर्ड द फूड एंड अरेंज्ड the means of transportation. She provided food and other necessities for Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was hiding in the cave of Thawr along with his loyal companion Hazrat Abu Bakr. This passage shows the courage, devotion and love of Hazrat Asma for Prophet sallallahu alaihi wasallam and Islam. Second question जो बनता है इसमें से that is कि when did Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated and with whom? कि आपने कब हिजरत की और किसके साथ? Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina in 622 AD. He was accompanied by Hazrat Abu Bakr Siddiq. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. हिजरत क्यों की? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना बिकॉज द ट्राइबल चीफ्स ऑफ मक्का वर फ्यूरियस व्हेन ही प्रोक्लेम्ड द मैसेज ऑफ अल्लाह. दे वर आफ्टर हिज लाइफ के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दरपे थे. दे इवन ऑफर्ड रिवार्ड फॉर हूएवर फाइंड्स हिम. Therefore, he, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, migrated from Makkah to Medina. Next जो क्वेश्चन है बच्चों that is के what was Hazrat Asma's contribution to the safety of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Asma played a vital role when Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina. She prepared the food and provided secure passage for his exit from Makkah. She provided food to Prophet sallallahu alaihi wasallam every night when he was hiding in the cave of Thawr along with his loyal companion Hazrat Abu Bakr Siddiq. तो next जो question number 5 है that is what is the general idea of the passage. So this passage tells us about the loyalty and love of Sahaba for Prophet. If a lady can do such courageous tasks to serve the Prophet in such difficult circumstances, we should not make excuses and serve Islam with the best of our potential. तो ये इसका मैसेज है. उसके बाद जो एक क्वेश्चन जो लाजमी आता है कि synonyms antonyms के हवाले से write down the contextual meanings of the following words. Capture का मतलब होता है catch, पकड़ना. Delicate मतलब sensitive, हसास. Determined का मतलब steadfast, पुरअज़म. एंड रेंडर्ड का मतलब प्रोवाइडेड. तो आज हमने थर्ड प्रैक्टिस की. इसी तरीके से हम मोर देन 20 जो पैसेजेस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे. तमाम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. इसी तरीके से मैंने अनसीन जो स्टैंजाज होते हैं उसके ऊपर भी मैंने मोर देन 20 लेक्चर्स दिए हैं. उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. उसको ज़रूर चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. इंग्लिश कीज़ एकेडमी में आप सबको खुशामदीद. कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस की आज हमारी प्रैक्टिस नंबर 6 है और इसमें हम जिस पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे ये पैसेज लिया गया है इंग्लिश ग्रेड 9th के जो चैप्टर है सुल्तान अहमद मॉस्क उससे. तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम करेंगे. द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. Situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmad I. As was the custom, this masjid, like the other masjids of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa and a hospice. The construction of the masjid started in 1609. The royal architect Sadafhar Mehmed Aga was appointed by the Sultan as in charge of the project.
The opening ceremony was held in 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. It was completed in the reign of his successor Mustafa I. The Blue Masjid reflects the architectural style of both the Ottoman Masjid and Byzantine church. Hagia Sophia, a masjid, one of the wonders of the Muslim architecture, was also kept in view as a model. The Blue Masjid even today is considered to be unmatched in splendor, majesty and size. तो इसका जो पहला क्वेश्चन है that is write down the summary of the given passage and give a suitable title. तो इसका जो टाइटल बनता है that is the beauty of Sultan Ahmed Mosque भी बन सकता है. Sultan Ahmed Mosque as a symbol of Muslim glory भी आप इसका टाइटल बना सकते हैं. This passage tells us about the greatness and glory of Sultan Ahmed Mosque. This mosque is one of the most impressive symbols of Muslim glory. The mosque is situated in Istanbul, the capital city of Turkey. The mosque is a beautiful fusion of Islamic and Byzantine architecture. It was constructed between 1609 and 1616. The construction was started during the reign of Sultan Ahmed I and completed during the rule of his successor Mustafa I. The mosque is accompanied by a madrasa and a hospice. The mosque is also known as Blue Mosque because its interior is decorated with blue tiles. This mosque is one of the amazing signatures of Muslim rule. तो सवाल नंबर 2 इसका बच्चों जो बनता है that is why Sultan Ahmed Mosque is called the Blue Mosque. तो इसका जवाब ये है कि Sultan Ahmed Mosque is known as a blue mosque because its interior portion is decorated with blue tiles. The bluish look of the mosque is so appealing and significant that the mosque is often called the Blue Mosque. अगला सवाल ये है कि who was the master architect of Sultan Ahmed Mosque? तो Sadafar Mehmet Aga was the chief architect of Sultan Ahmed Mosque. He was appointed in charge of the project by Sultan Ahmed himself. अगला सवाल ये है कि what was the custom of that time regarding the construction of the mosque? कि मस्जिदें बनाने के हवाले से उस दौर का रिवाज क्या था? So at that time it was customary to build a tomb of the founder, a madrasa and a hospice near the mosque. The tomb of Sultan Ahmed, a madrasa and a hospice was built with Blue Mosque as well. अगला सवाल यह है कि what is the significant message of Sultan Ahmed Mosque? तो इस मस्जिद से हमें क्या सबक मिलता है? So Sultan Ahmed Mosque signifies the glory of Muslim rule. It is a living symbol of Muslim architect, wisdom, love for Allah and glorious rule. Sultan Ahmed Mosque is a monument of Islamic ideology and culture. तो अगला सवाल जो इसका लास्ट सवाल है वो आपको पता है कि हमेशा वोकैबुलरी के हवाले से होता है. तो राइट डाउन द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. एम्बेलिश का क्या मतलब होता है? सजाना, डेकोरेट. इंटीरियर, इनर पार्ट यानी अंदर वाला हिस्सा. मॉन्यूमेंट, साइन या सिंबल या निशान, निशानी, अलामत. मैजेस्टी, अजमत, ग्रेटनेस. तो आज हमने छठी एक्सरसाइज की. इसी तरीके से हम अपनी एक्सरसाइजेस का सिलसिला जारी रखेंगे. पिछले अगर आपने लेसन नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. इंग्लिश कीज अकेडमी में आप सबको खुशामदीद. कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस नंबर 5 आज हम करेंगे. पिछली 4 प्रैक्टिस अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे और इसके बाद फिर इसमें से जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन समरी का होता है वो भी हम करेंगे और इसके अलावा इस पैसेज में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम बनाएंगे भी और फिर उनके आंसर्स भी लिखेंगे. ये जो पैसेज है ये 9th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट. उसमें से ये लिया गया है. सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं. आई वॉज अपसेट. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट unattended did not seem right. I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. The doctor thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for the other patients. I was shocked to hear this. The patient's family also requested me to help them fight the case. Something needed to be done. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patient. I requested the senior doctors to allow me to attend this young helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? I did not lose hope. I continued to work with patients and kept doing exercises with her. Gradually, I could see her making a slight recovery. One day, I was thrilled to see she lifted her little finger. All was not lost.
तो इसकी सब समरी लिखने से पहले हम इसका ज़रा टाइटल देख लेते हैं। टाइटल इसका क्या बनेगा? टाइटल इसका ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट बन सकता है, द रिवॉर्ड ऑफ नॉट लूजिंग होप बन सकता है, नेवर गिव अप, ये तीनों इसके टाइटल्स बन सकते हैं। अच्छा, अब समरी की बात करें तो दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंट होप। कंसिस्टेंट का मतलब मुसलसल। दिस पैसेज टेल्स द स्टोरी ऑफ अ नर्स हु वांटेड टू रिस्टोर अ पैरालाइज्ड पेशेंट, पैरालाइज्ड जिसको फॉलेज हो जाता है, हु वाज रिगार्डेड एज अ लॉस्ट बैटल। द अदर डॉक्टर्स हैड यहाँ पे हैड आएगा, द अदर डॉक्टर्स हैड लॉस्ट देयर होप्स, ठीक है, for the recovery of the paralyzed girl, but a nurse continued her struggle and the patient got her strength back eventually. The nurse had to face a lot of criticism from her colleagues, but she continued her efforts to rescue Hira, the paralyzed patient. In the end, Hira got her movement and moved her little finger. The story tells us that we should continue our struggle even when there is only little hope for success. तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका बनेगा कि व्हाट डू यू इन्फर अबाउट हर प्रोफेशनल स्किल फ्रॉम हर इनर वॉइस, ट्राई वंस। तो इसका आंसर ये बनेगा कि ऑल्दो द पेशेंट हैड सफर्ड फ्रॉम सीरियस न्यूरल डैमेज, द नर्स स्टिल वांटेड टू ट्राई द ट्रीटमेंट। बाय दिस वी कैन सी दैट शी वाज अ डेडिकेटेड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाई वाज हीरा शिफ्टेड फ्रॉम आईसीयू टू जनरल वार्ड, व्हाट वाज द रीजन, क्यों उसको शिफ्ट किया जा रहा था? हीरा वाज शिफ्टेड फ्रॉम आईसीयू टू जनरल वार्ड बिकॉज द अदर डॉक्टर्स टुक हर एज अ हेल्पलेस केस. They assumed that spending time and energy on her treatment was wastage of time and place. They wanted to shift another patient to ICU. Therefore, they shifted her to the general ward along with other patients. चौथा सवाल यह है कि how the nurse persuaded other doctors to keep Hira in ICU. So the nurse persuaded the other doctors by requesting them to keep her in ICU. She even decided to risk her professional career for one patient. Finally, she was able to keep the patient in ICU. पांचवा इसका सवाल है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑल द एफर्ट्स द नर्स मेड फॉर द पेशेंट। तो इसका आंसर ये बनेगा कि द नर्स कंटिन्यूड हर एफर्ट्स टू ट्रीट द पेशेंट. इट वाज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. समटाइम्स द नर्स आल्सो फेल्ट होपलेस बट शी कंटिन्यूड हर एफर्ट्स. फाइनली द पेशेंट स्टार्टेड रिकवरिंग एंड हर पैरालिसिस स्टार्टेड टू डिक्रीज. लास्ट इसका जो क्वेश्चन है वो वोकैबुलरी के हवाले से है. 4 हमारे पास वर्ड्स हैं जिसके हमने मीनिंग्स बताने हैं. शॉक्ड मतलब अमेज्ड, टू मेक माइंड अपना इरादा बना लेना, टू डिसाइड, थ्रिल्ड का मतलब हैप्पी एंड ग्रेजुअली का मतलब स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप. तो आज हमने पांचवी प्रैक्टिस की है. इसी तरीके से हम जो है वो एटलीस्ट 20 प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से आपका जो कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. इंग्लिश कीज अकेडमी में आप सबको खुशामदीद. कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस 7 है. अगर आपने पिछली 6 प्रैक्टिस नहीं देखी तो आप उनको लाजमी चेक कीजिएगा क्योंकि अनसीन कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है ये बज़ाहिर आसान भी लगता है लेकिन ये बहुत ट्रिकी भी होता है और इसकी जो प्रैक्टिस है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो आज का जो हमारा पैसेज है ये 9th क्लास की इंग्लिश का एक चैप्टर है ड्रग एडिक्शन, उससे लिया गया है. सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसकी समरी भी करेंगे, इसका टाइटल भी ढूंढेंगे और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी करेंगे. Drug addiction is a common problem all over the world today. There are many forms of drug addiction, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. Long-term use of drugs causes permanent mental and physical sickness. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine, and alcohol. Drug addiction is caused by the environmental factors. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. When young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. The people who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. In many countries, including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. This not only makes the cure मतलब इलाज difficult, but in most of the cases the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. तो इसका टाइटल क्या होगा? इसका टाइटल होगा oh my god, इसका टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं. एक्चुअली मैं करता ये हूँ कि पिछले जो चैप्टर्स होते हैं उन्हीं को मैं सेव करके उसी के अंदर ही दोबारा से क्या कर रहा होता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ. तो चलो हम इसका टाइटल दे देते हैं. इसका टाइटल क्या बनेगा? ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स. तो ये इसका क्या बन जाएगा? एक टाइटल बन जाएगा. अच्छा, दूसरा इसका टाइटल क्या बन सकता है? सोचें ज़रा. इसका दूसरा टाइटल ये बन सकता है डेंजर्स
ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका टाइटल दे सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने इसका टाइटल भी दे दिया, इसको हम कर देते हैं हाईलाइट ताकि सब बच्चों को तसल्ली के साथ आसानी से सबको नजर आ जाए। अच्छा, उसके बाद हम इसकी समरी की तरफ चलते हैं। दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन इज अ कर्स एंड इट इज डिस्ट्रॉइंग द यंग जनरेशन. Absolute dependence on drugs causes mental and physical illness. Drug addiction usually prevails because of certain environmental factors. Peer influence, dissatisfaction in real life, and parental abuse are few of the reasons that make people become drug addicts. Counseling sessions, rehabilitation centers, and awareness campaigns are required to decrease this evil. Sometimes people consider it a matter of shame and taboo to seek help for their beloved ones who become drug addicts. This behavior is dangerous and should be avoided. अगला सवाल यह है कि what is the dangerous most form of drug addiction? So drug addiction is altogether a bad thing, but absolute dependence on drugs is very dangerous and causes serious mental and physical issues. अगला सवाल यह है कि are the drug addicts aware of the dangers of drugs or not? तो आंसर यह है कि most of the times people are initially aware of the harms of drugs, but when they start taking drugs, their understanding changes because they become dependents on drugs. ठीक है, शुरू में तो लोगों को पता होता है कि भाई ये बुरी चीज़ है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा उसको सही मानने लग जाता है। Okay, what are the environmental factors for drugs addiction? There are many environmental factors involved in drug addiction. Peer influence, fashion, toxic parents, abusive relationship, study pressure and suffocation in society are some of the environmental factors which become reason for drug addiction. अगला सवाल ये है कि why some people consider it taboo to discuss their drug addiction? तो इसका जवाब यह है कि people consider it matter of shame to reveal that they need psychological or medical help. Most of the people avoid discussing it because they fear that other people may think badly about them. People avoid this because of the fear of losing social status in society. लास्ट सवाल यह है कि write down the contextual meanings of the following words. Absolute का क्या मतलब होता है? मुकम्मल, complete. Rehabilitation, recovery, बहाली. Peer जो आपके हम उम्र होते हैं, एज फेलोज. Dissatisfaction, गैर इत्मीनान यानी अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो आज हमने हमारा सातवां प्रैक्टिस सेशन था। इसी तरह से हम अपने प्रैक्टिस सेशंस को जारी रखेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर डूइंग गुड। आज हमारी प्रैक्टिस 8 है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस की। अगर आपने पिछले जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनको नहीं अटेंड किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसकी समरी लिखेंगे, इसका टाइटल बनाएंगे और इसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम करेंगे। और ये पैसेज 9th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उससे लिया गया है और ये 9th की बुक का सेकंड लास्ट हमारा सेशन है। इसके बाद लास्ट सेशन होगा हमारा लास्ट चैप्टर में से और उसके बाद फिर हम 10th की जो अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस है उसकी तरफ हम मूव कर जाएंगे। नॉइस पोल्यूशन कॉजेज नॉट ओनली इन्वायरमेंटल डैमेज बट इट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. Insomnia can further lead to anxiety, bad temper and emotional stress. In addition, noise pollution can seriously affect the learners. It gives them unnecessary mental and physical tension. In Pakistan, there is a dire need to bring down the noise levels coming from different sources. The government must gear up and utilize various means to control unwarranted noise levels. For example, the Punjab Environment Protection Agency recommends around 55 decibels of noise level in residential colonies and 75 decibels in commercial areas. These figures must be strictly enforced by the government. Furthermore, the government should ensure smooth traffic flow, block noise-emitting vehicles from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. Also, the residential societies should come forward to frame and enforce rules in their areas to check unnecessary noise-producing agents. तो ये हमारा पैसेज है। सबसे पहले हम इसका टाइटल बनाते हैं। तो हमने जब पैसेज को पढ़ा तो वी रियलाइज्ड कि इसका टाइटल होना चाहिए द साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, या सिंपल आप इसका टाइटल नॉइस पोल्यूशन भी दे सकते हैं। सो दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट द डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन कॉजेज सीरियस हेल्थ इशूज लाइक एग्रेशन, हाई स्ट्रेस लेवल, हाइपरटेंशन, हियरिंग लॉस, डिप्रेशन, इंसोम्निया होती है जो नींद नहीं आती, नींद ना आने की बीमारी, एंड इनटॉलरेंस. There is a serious need to decrease the level of noise in our
cities. As per the recommendations of Punjab Environment Protection Agency, the noise level should not cross 55 decibels in residential areas and 75 decibels in commercial areas. Residential areas जहाँ पे घर होते हैं और commercial areas जहाँ पे markets होती हैं. Government should control the noise pollution by banning noise emitting vehicles and ensuring smooth flow of traffic. The residential societies should also play their role to control the noise pollution. अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि how noise pollution generates health issues. So noise pollution causes serious health issues like aggression, high stress level, hypertension, hearing loss, depression, insomnia and intolerance. Noise pollution is a serious threat to human comfort and peace. अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी रिगार्डिंग नॉइस. सो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, द नॉइस लेवल शुड नॉट क्रॉस 55 डेसिबल्स इन रेजिडेंशियल एरियाज एंड 75 डेसिबल्स इन कमर्शियल एरियाज. अगला सवाल यह है कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, गवर्नमेंट शुड बैन नॉइस एमिटिंग व्हीकल्स. The traffic police should ensure the smooth flow of traffic. Public should follow the traffic rules and overhorning should be discouraged. Loud horn should be penalized. Penalized किसकी सजा मिलनी चाहिए. अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, कि आवाम का इसमें क्या किरदार है. सो पब्लिक शुड लर्न टू यूज़ द कार हॉर्न्स प्रॉपरली. ये देखें, ये तो इस चीज़ से मुझे भी इतनी तकलीफ होती है ना, जो पाँ बाजार में जाओ तो शुरू हो जाती है. तो हॉर्न जो है ना, उसका इस्तेमाल सही तरीके से लोगों को आना चाहिए. पीपल शुड एग्जिबिट सिविक सेंस एंड अवॉइड नॉइस पोल्यूशन. इफ एवरीवन ड्राइव्स केयरफुली एंड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, there will be no need for loud horns and noise pollution will decrease automatically. बस मसला ये है ना कि लोग ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते, फिर हॉर्न की पाँ शुरू हो जाती है. Alright, so the last question is that write down the contextual meanings of the following words. पहला वर्ड है gear up. Gear up का मतलब होता है speed up, तेज करना. Utilize. Utilize का मतलब होता है use, इस्तेमाल करना. Unwarranted, not allowed यानी ममनुआ. Insomnia, sleeplessness, जिसमें आपको नींद नहीं आती. ये हमारा सेकंड लास्ट सेशन है 9th क्लास का. इसके बाद हमारा लास्ट सेशन होगा 9th का, जिसमें हम 3 days to see की कॉम्प्रीहेंशन करेंगे और उसके बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स 10th क्लास कॉम्प्रीहेंशन. 9th क्लास की 2 पोइम्स हैं. दोनों पोइम्स के जो स्टैंजाज हैं उसकी पैराफ्रेज और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बना के अपलोड कर दिए हैं. उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा. ना दिल करे आपका तो भाई ना कीजिएगा. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ज़रूर ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. आज हमारा 9th सेशन है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेजेस का. और पिछले अगर आपने सेशंस को नहीं देखा तो आप उनको लाजमी देखिएगा. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और जो आने वाले सेशंस हैं उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. और जो अनसीन स्टैंजा के आपके क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंजा में से क्वेश्चंस बने हुए होते हैं और आपने उनका आंसर करना होता है, उसके ऊपर भी हमारा इसी तरीके से एक सेशन चल रहा है. उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. उसको भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा. सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, फिर उसके बाद इसकी समरी बनाएंगे, इसका टाइटल बताएंगे आपको और उसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम करेंगे. समटाइम्स, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसेज है ये हेलन केलर की जो स्टोरी है 3 days to see ऐसे की फॉर्म में स्टोरी है, उसमें से ये पैसेज लिया गया है. समटाइम्स आई हैव थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी डाई टुमारो. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day with gentleness, vigor, and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. He becomes more appreciative of the meanings of life and its permanent spiritual values. It has often been noticed that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. On the first day, I should want most to see the people whose kindness,
gentleness, and companionship have made my life worth living. The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. तो सबसे पहले हम इसका टाइटल देखते हैं. द टाइटल ऑफ दिस पैसेज शुड बी इंपॉर्टेंस ऑफ आइज या लाइफ विदाउट आइज. So this passage tells us about the importance of eyesight. Summary हम इसकी कर रहे हैं. The writer herself was blind and could not see. She says that people often take the blessings as for granted. She says that we should live our lives purposefully and we should not ignore the beauty of day-to-day life. She gives examples of fiction stories and tries to tell that we only learn the lesson and realize the importance of blessings when we are deprived of the blessings. Then she begins telling how she will spend her time if she is given 3 days of sight. She says that on the first day of my vision, I will meet those people who have been helping me since my childhood. On her second day of sight, she plans to observe the daily routine of people in New York City. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द एपिक्यूरियन मोटो ऑफ लाइफ. सो एपिक्यूरियस वाज अ ग्रीक फिलोसोफर. ही गेव द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस एंड सेड दैट इट इज बेटर टू लिव life in absolute pleasure instead of worrying for what will happen next. His motto is often concluded as a phrase, eat, drink and be merry, which means to live the life without worrying much about it. अगला क्वेश्चन है कि why people take the blessings for granted. तो इसका आंसर ये है कि people take the blessings for granted because they do not realize their importance when the blessings are present. But when those blessings like sight, taste, health, relatives, beauty of nature are absent, only then we realize how important they are. Next question is how Helen Keller wanted to spend her first day of vision. She wanted to spend the first day of her vision with her family and friends. She wanted to see her teachers who taught her how to read and write. She wanted to enjoy the company of those people who helped her throughout her life. अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट मैसेज ऑफ दिस पैसेज. सो दिस पैसेज टेल्स अस दैट वी शुड ऑलवेज वैल्यू द ब्लेसिंग्स दैट आर गिफ्टेड टू अस. वी शुड नेवर इग्नोर द ब्यूटी इन द सराउंडिंग्स. वी शुड लिव आवर लाइफ विद पर्पस एंड स्पेंड आवर टाइम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग थिंग्स एंड डूइंग रॉन्ग थिंग्स. लास्ट क्वेश्चन आपका वर्ड मीनिंग्स का होता है. तो 4 वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को देख लेते हैं. इलस्ट्रेट मीन्स टू एक्सप्लेन. पैनोरामा मतलब सीन या कोई मंजर. मैलो वार्म स्मूथ. और थ्रिलिंग का मतलब होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट. तो आज हमने 9th हमारा सेशन था अनसीन कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर. इसी तरह से हम इसको जारी रखेंगे. 9th क्लास की मुकम्मल बुक की कॉम्प्रीहेंशन आज ख़त्म हो चुकी है. इसके बाद हम 10th की जो बुक है उसमें से कॉम्प्रीहेंशंस भी करेंगे, उसकी पॉइंट्स भी करेंगे. देन वी विल मूव टू द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे. चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन को आप लाजमी चेक किया करें. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.